एजु सीकर में आप सभी का स्वागत है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे थे, ईयर वाइज कर रहे थे। 2024 के कर लिए, 2 के कर लिए, 23 के भी कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं 2021 के सॉल्व। इसमें 20 क्वेश्चंस आए थे। हालांकि क्वेश्चन की स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसका डिफ़िकल्ट लेवल बहुत ही कम था। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, वो हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें जो 29 क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए और आगे के क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो आप पिछली वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। ये पूछा गया है कि जो फॉर्म का आइडिया है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, यानी किसने ये थ्योरी दी है। इसका राइट आंसर है वो प्लेटो ने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो बेसिकली इस थ्योरी के ज़रिए हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये जो हम रियलिटी देख रहे हैं ये एक्चुअल रियलिटी नहीं होती है। ये रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल रियलिटी की, लेकिन एक्चुअल रियलिटी नहीं है। एक्चुअल रियलिटी वो है जिसको लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो आपके जो वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड, उसको इन्फ्लुएंस जरूर करती है। तो अपने ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के आइडिया में प्लेटो ये समझाना चाहते थे। प्लेटो के अगर हम डायलॉग्स देखें या उनकी राइटिंग्स देखें, फेडो हो गया, रिपब्लिक हो गया, फेडरस हो गया, उसमें ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का आइडिया हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी राइटिंग प्लेटो की है। इसका राइट आंसर है अपोलॉजी। अपोलॉजी जो है प्लेटो ने लिखी थी। अब अपोलॉजी राइटिंग जो आती है 399 BC में, इसमें सोक्रेट्स की स्पीचेस है। जब सोक्रेट्स का एग्जीक्यूशन ट्रायल चल रहा होता है, उसमें सोक्रेट पे जो चार्जेस लगाए होते हैं, जैसे कि जो गॉड्स स्टेट रिकॉग्नाइज करती है उसको सोक्रेट रिकॉग्नाइज नहीं करता, और यंग लोगों को भी जो है स्टेट के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, भड़का रहा है। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर अपॉलॉजी का मतलब कि सोक्रेट माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। ग्रीक में एक वर्ड होता है अपॉलॉजिया, उसका मतलब ही यही होता है कि वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। तो ये डिफेंसिव स्पीचेस है जो प्लेटो ने अपॉलॉजी राइटिंग में लिख रखी है सोक्रेट्स की। अगले क्वेश्चंस में पूछ रखा है आपसे कि यूडेमानिया इनमें से किसको कहते हैं, स्टेट को, पीपल को, ट्रेजेडी को या ह्यूमन गुड को। इसका राइट आंसर है ह्यूमन गुड को कहते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं यूडेमानिया एक हाईएस्ट ह्यूमन गुड है। यूडेमानिया का मतलब हैप्पीनेस भी है। तो कैसे आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, कैसे आप हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी जी सकते हो, तो उसमें वो कहते हैं कि अगर आप वर्चुअसली ज़िंदगी जीते हो, कुछ क्वालिटीज़ के साथ जीते हो, जैसे करेज जैसी क्वालिटी होगी, जनरॉसिटी होगी, जस्टिस होगी आप में, तो ये आपका करेक्टर डेवलप करेगा। वहीं दूसरी हो, अगर आप इंटेलेक्चुअली भी डेवलप होते हो, नॉलेज सीख करते हो, विजडम गेन करते हो, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव कर लोगे अच्छे से। निकोमैकियन एथिक्स इनमें से किसकी राइटिंग है। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट कर दिया है। NTA का फेवरेट क्वेश्चन है। 4 साल में 3 बार सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर है अरिस्टोटल ही, और ये अब तक आपको याद भी हो जाना चाहिए। 350 BC में लिखी है। इसमें वो एथिक्स को लेकर अपनी फिलॉसफी की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि मैकियावेली ने फॉर्चूना का मतलब क्या कहा है, मोरालिटी, करेज या ऐसी कंडीशन जो कंट्रोल ना हो, या फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर है अनकंट्रोलेबल कंडीशन, यानी फॉर्चूना वो चीज़ होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर्चूना मतलब फॉर्च्यून ही है, किस्मत जिसे हम कहते हैं आम भाषा में। तो प्रिंस के चैप्टर 25 में उन्होंने फॉर्चूना का डिटेल में बताया है, और उन्होंने फॉर्चून जो है कंपेयर किया है विमेन के साथ। वो क्यों किया है वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है फॉर्चून वाले चैप्टर में, जो कोर्स में मैंने पढ़ा रखा है। तो मैकियावेली कहते हैं फॉर्चून वो सर्कमस्टांसेस है जिसको ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रिंस को हदायत भी देते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें वो सारे सर्कमस्टांसेस को रूल आउट नहीं करना चाहिए जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कोई भी सर्कमस्टांसेस हमारे कंट्रोल से बाहर ना जाए। ऑथर ऑफ डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, ये किसकी राइटिंग है। इसका राइट आंसर है मैकियावेली की ही ये राइटिंग है। उसमें वो लेवी का जो रोम है उसके बारे में वो चर्चा करते हैं, रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। वो इसमें एशियंट रोम के द्वारा लिए गए एक्शंस को काफ़ी सलाहते हैं, और क्रिटिकली भी उनके कुछ पार्ट्स को देखते हैं। इसमें ऐसी चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि स्टेट ऑफ नेचर इनमें से
किसकी पॉलिटिकल थ्योरी का एक कंपोनेंट है, पार्ट है? हीगल का, अरिस्टोटल, प्लेटो या थॉमस हॉब्स? इसका राइट आंसर है थॉमस हॉब्स का पार्ट है स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर आपको पता होगा एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसमें प्री स्टेट कंडीशन है, ना स्टेट एग्जिस्ट करती थी ना कोई लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता था। तो हॉब्स का आपको ये आइडिया पता है, लॉक ने भी दिया है स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया, रूसो ने भी दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड एस्टेट यानी प्रॉपर्टी, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? 3 राइट। इसका राइट आंसर है ये जॉन लॉक के साथ एसोसिएटेड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जॉन लॉक कहते हैं ये जो 3 राइट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है, स्टेट को इनको प्रोटेक्ट करना ही होगा और इसको वायलेट कभी भी नहीं कर सकती, ये इतने इंपॉर्टेंट राइट है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जॉन लॉक कहते हैं नॉलेज इज बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपीरियंस, डिविनिटी, रीजन या नॉन मटेरियल सोर्सेज? इसका राइट आंसर है एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। एक्सपीरियंस पे क्यों करती है? इससे जॉन लॉक का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं तबुला रासा। वो कहते हैं जब हम पैदा होते हैं हमारा जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिसे तबुला रासा कहा जाता है। और ह्यूमन जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ उस स्लेट को भरने लगते हैं और नॉलेज गेन करने लगते हैं। तो नॉलेज आती है एक्सपीरियंस के थ्रू, जॉन लॉक का मानना ये था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये किसने ऑथर किया है, किसने लिखा है? कांत ने, लॉक ने, ग्रामशी या रॉल्स ने? इसको जॉन लॉक ने लिखा है। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है 1689 में जॉन लॉक की राइटिंग है। इसमें सिस्टमेटिकली वो फिलॉसफी देते हैं डिटेल्ड माइंड और थॉट के बारे में, और फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम दुनिया को परसीव करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड होती है, ये सारी चीज़ों पर वो जो है जोर देते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कोट किसका है? आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी। इसका राइट आंसर है ये जीन जैक रूसो का कोट है। रूसो बेसिकली लिबर्टी को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, वो स्लेवरी को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि लिबर्टी डेंजर के साथ भी मिल जाए वो भी मंजूर है, लेकिन गुलामी करनी पड़े वही शांति के साथ तो वो मंजूर नहीं है। तो उसको डेंजर भी प्रेफर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए लिबर्टी है। तो ये रूसो का बेसिकली कोट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग किसने थ्योराइज किए हैं? ये बहुत ही ईजी है, इसका राइट आंसर है J.S. मिल ने किया है। तो J.S. मिल लिबर्टी के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वो होते हैं जो आप तक सीमित है, वहाँ पर आपको पूरी छूट है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन जहाँ पर आपके एक्शन दूसरों को हार्म पहुँचा सकते हैं, वहाँ पर स्टेट की इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर रिक्वायर्ड है। लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंडिविजुअल फ्रीडम का इनमें से डिफेंडर कौन है? हॉब्स है, मैकियावेली है, मिल है या ये सभी लोग हैं? इसका राइट आंसर है J.S. मिल है। सभी नहीं हो सकते, क्योंकि हॉब्स इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो तो एब्सोल्यूट सॉवरन की बात करते हैं। और मैकियावेली भी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात नहीं करते, वो स्ट्रॉन्ग प्रिंस की बात करते हैं कि प्रिंस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वहाँ पर तो इंडिविजुअल फ्रीडम की कोई बात ही नहीं रह जाती। J.S. मिल हालांकि इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, उसके लिबर्टी को डिफेंड करते हैं सेल्फ रिगार्डिंग जैसे एक्शन लेकर, जहाँ पर वो कहते हैं कि वहाँ पर पूरा आज़ाद है, और दूसरी ओर वो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का भी अच्छा डिफेंस पेश करते हैं। तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात सबसे ज़्यादा तो J.S. मिल ही करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस बाय इनमें से किन चीज़ों में से? जर्मन आइडियलिज्म, फ्रेंच सोशलिज्म, इंग्लिश या स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी या इन सभी में से? इसका राइट आंसर है इन सभी को लेकर मार्क्स इन्फ्लुएंस हुए थे। वो जर्मन आइडियलिज्म से भी इन्फ्लुएंस थे, फ्रेंच सोशलिज्म से भी थे, और इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी थे, वो सभी से इन्फ्लुएंस हो रखे थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया इनमें से किस थिंकर ने दिया है? वाल्जर, मार्क्स, कैमिल्का या लास्की? इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स बेसिकली हमें ये समझाना चाहते हैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो उसके चलते हुए पॉलिटी में भी चेंजेस आते हैं, रिलीजन में चेंजेस आते हैं, कल्चर में चेंजेस आते हैं। बेस सुपरस्ट्रक्चर का मॉडल उन्होंने इसी में ही बता रखा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मार्क्स जो है एलियनेशन डिस्कस करते हैं अपनी कौन सी बुक में? इसका राइट आंसर है इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसका नाम है उनकी बुक्स का,
उसमें करते हैं। ये 1844 में पब्लिश होती है और इसे यंग मार्क्स की राइटिंग्स भी कहा जाता है। वो कहते हैं एलियनेशन 4 तरह की होती है। एक एलियनेशन होती है अपने प्रोडक्ट से एलियनेट होना, एक एलियनेशन होती है एक्टिविटी ऑफ लेबर या कह लो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से एलियनेट होना, एक आप अपने आप से एलियनेट होते हैं, और लास्ट होती है आप दूसरों से भी एलियनेट हो जाते हैं, अपने फेलो बीइंग से भी एलियनेट हो जाते हो। ये 4 तरह की एलियनेशन है। ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में भी एक्सप्लेन कर रखी है एलियनेशन को डिटेल में। वेल ऑफ इग्नोरेंस का आइडिया इनमें से कौन यूज़ करता है, कौन लेकर आता है? इसका राइट आंसर है जॉन रॉल्स लेकर आते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस के आइडिया में बेसिकली वो कहते हैं वहाँ पर वो वेल ऑफ इग्नोरेंस है जहाँ पर आपको अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस नहीं पता, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टांसेस नहीं पता। मतलब कहने का ये है कि आपको ये नहीं पता अमीर है गरीब है, जेंडर कौन सा है, आपको ये नहीं पता कास्ट कौन सी है, रिलीजन कौन सा है, कुछ भी नहीं पता आपको। और तब जाकर आप जब जस्टिस के लिए प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करते हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें रूल आउट कर दी जाए तो आप इम्पार्शियल अनबायस्ड प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करोगे। जॉन रॉल्स कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्च्यू जस्टिस की इनमें से क्या है? इक्वालिटी, फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन या पोलिटिकली ऑब्लिगेशन। इसका राइट आंसर है फेयरनेस। उनका तो आइडिया भी है जस्टिस एज फेयरनेस। कहते जस्टिस वही है जिसमें फेयरनेस हो। तो वो फेयरनेस कैसे लेकर आना चाहते थे? वेल ऑफ इग्नोरेंस जैसे आइडिया लेकर आना चाहते थे, जहाँ पर वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है इम्पार्शियल होकर अनबायस्ड होकर जस्टिस के प्रिंसिपल्स की बात करें। अगले क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दे रखी है, इनको मैच आपने करना है। बेसिकली ये बुक्स ही है थिंकर्स की और मैच करना है। इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 4 है। एक एक करके हम सब देख लेते हैं। कैपिटल ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स पब्लिश करते हैं। प्रिजन नोटबुक एंटोनियो ग्रामशी की है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नोजिक की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय हुम? ये पूछा गया है आपसे। रॉबर्ट डाल ने, स्टीवन ल्यूक्स ने, लुई अल्थुजर ने या एंटोनियो ग्रामशी ने किया है? इसका राइट आंसर है लुई अल्थुजर ने ये आइडिया दिया है। अब रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस वर्ड से ही पता चलता है कि एक स्टेट का अपरेटस है जो रिप्रेसिव है। इसमें कहते हैं कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाने के लिए पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सहारा लिया जाता है, और इस तरह से सहारा लिया जाता है कि वायलेंस को भी यूज़ किया जाता है। तो ये रहा रिप्रेसिव स्टेट अपरेस, जिसमें स्टेट रिप्रेस कर रही है। ये लुई अल्थुजर का आइडिया है। उम्मीद करता हूँ ये WPT के सारे PYQs कवर हो गए और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, और नहीं तो एक बार वीडियोस को रिपीट करके देख लेना आप 2x पे अच्छे से, और इसी में से क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस है। रीफ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली चाहे ना आए, बट येस PYQ रिपीट होते ही है आपके एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।